नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की सीरीज़ पढ़ रहे हैं 6 से 9 से 12, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़िए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाती हूँ। आपको कौन से सब्जेक्ट की आप मतलब हिंदी तो हिंदी से ही कर रहे होंगे, लेकिन किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी तो हर एग्ज़ाम में कंपलसरी होती है। तो मुझे पता चलना चाहिए कि जो मुझसे जो मेरी यहाँ पे फैमिली बनी है, यूट्यूब फैमिली जो मेरी है, वो कौन सी चीज़ की तैयारी कर रही है, ताकि मैं एक आपको उस हिसाब से पढ़ा सकूं। तो हमारी जो 9th की सीरीज़ अभी जो हमने शुरू की थी, उसमें 9th के सब सारे जो पुस्तक 1 है उसके सारे चैप्टर क्लियर हो चुके हैं। अब हम दूसरी जो पुस्तक है हमारी कृतिका, पहली वाली क्षितिज है, नाम याद रखिएगा, और दूसरी है कृतिका। तो कृतिका के जो भी 4-5 पार्ट यहाँ पर हैं, हम आज उनको सबसे पहले देख लेंगे कौन कौन से हम चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इस जल प्रलय में, जो हम विषय सूची हम आपको बता रहे हैं। फणीश्वर नाथ रेणु ने एक रिपोर्टाज लिखा था, आज उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे अगले वीडियो में, मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग ने लिखा है। रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। माटी वाली, विद्यासागर नौटियाल ने लिखा है, इम्पोर्टेंट। और नंबर 5वां है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, शमशेर बहादुर सिंह का ये रचना है। ठीक है, तो हम इनको आगे एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं इस जल प्रलय में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार ये रिपोर्टाज है। मैं आपको एक एक चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट होंगी इससे, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, उनका जन्म 1921 में हुआ था, 1977 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, तो देख लेते हैं सामान्य जानकारी इनके बारे में। जो भी चीज़ें मैं हाईलाइट कराते जाऊंगी ना, आप उनको नोट डाउन कराते रहिए, ठीक है, करते रहिए। प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म गांव औराही हिंगना, ज़िला पूर्णिया, बिहार में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ था? बिहार में। ठीक, स्कूली शिक्षा नेपाल में। सन 1942 के आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे रेणु ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की। आंचलिक कथाकार बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पास प्रश्न बनता है कि हिंदी में सबसे पहला आंचलिक उपन्यास किसने लिखा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फणीश्वर नाथ रेणु थे, उन्होंने आंचलिक उपन्यासों की नींव रखी थी। ठीक है, और मैला आंचल बहुत ही फेमस इनका उपन्यास है, अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही मज़ेदार उपन्यास है मैला आंचल। ठीक है, तो फिर है आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन रागात्मक और रसमय चित्र खींचा। आंचलिक का मतलब होता है किसी अंचल विशेष से, यानी कि किसी एक क्षेत्र का जिसमें बहुत गहनता से वर्णन हो, वहाँ की भाषा, बोली, संस्कृति, रहन सहन, ये सारी चीज़ें जहाँ की उसमें अगर जिसमें झांकी दिखे, हमें बहुत ऐसा लगे कि हम वो जीवन जी रहे हों, तो उस अंचल विशेष को इन्होंने उसमें जो है कि उजागर किया है। ठीक है, तो उसको कहते हैं आंचलिकता। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहले ऐसे उपन्यास लिखने शुरू किए थे। ठीक, अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं आगे बता रही हूँ, मैला आंचल। मैंने अभी ऊपर जिक्र किया था, तो यहाँ ध्यान रखना कि ये इनका आंचलिक उपन्यास है। ठीक, परति, परिकथा और कितने चौराहे, तो ये क्या है? इनके उपन्यास हैं। ठीक, अगला है ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निहोर, तो ये कहानी संग्रह। आपको यही ध्यान नहीं रखना रचनाएं केवल, बल्कि ये भी ध्यान रखना कि वो किस विधा के अंदर आती हैं। ठीक, तो ये उपन्यास हो गए, ये कहानी के अंदर आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। फिर ऋणजल, घनजल, नेपाली क्रांति कथा, ये इनके रिपोर्टाज हैं और बहुत ही फेमस उपन्यास है, मतलब रिपोर्टाज हैं। ये पूछे भी गए हैं कई बार। ठीक, अब देख लीजिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इस जल प्रलय में।
ऋण जल धन जल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्ताज लिखे। देखो मैं यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इस तरह के जो कठिन शब्द होते हैं ना, उनको आप नोट करते जाइए, क्योंकि कई बार आपके पास व्याकरण में वर्तनी शुद्धि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो कठिन शब्द होते हैं ना, उनको आप नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको अलग से पढ़ना ना पड़े। ठीक, तो देखो अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्ताज लिखे। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये रिपोर्ताज क्या है, किसे कहते हैं रिपोर्ताज। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की एक विधा है। ये विधा का मतलब समझते हो ना, अलग अलग चीज़ें जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, ये सारी तो ये विधाएँ हैं अलग अलग। तो वैसे ही एक विधा है रिपोर्ताज। तो रिपोर्ताज जो शब्द है ना, वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। और इंग्लिश जो लैटिन शब्द है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट से बना है रिपोर्ताज। ठीक है, तो लैटिन शब्द रिपोर्ट से बना है रिपोर्ताज। ठीक, और रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच। देखो LT 2000 में भी 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। तो फ्रेंच भाषा का हो गया। और रिपोर्ट तो आप समझते हो ना, जैसे न्यूज़ चैनलों में कहते हैं कि ये रिपोर्ट, तो मतलब आँखों देखा जो वर्णन होता है ना, उसे रिपोर्ट कहते हैं। ठीक, और उसी रिपोर्ट से लिया गया है रिपोर्ताज। तो इन्होंने एक साहित्यिक भाषा में उस रिपोर्ट का क्या किया है, वर्णन किया है। और किसका वर्णन किया है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, फिर है जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की पटना की प्रलय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या किया इन्होंने। 1975 में पटना में एक बहुत ही भीषण बाढ़ आई थी। ठीक है, और उसका उन्होंने क्या किया है, रोमांचक वर्णन किया है कि मतलब वैसे बाढ़ तो क्या है, एक बुरी चीज़ है, उसको देख के तो लोग डरते हैं। तो रोमांचक का मतलब क्या है कि अंदर से ये उस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं एक तरफ से। ठीक है, बाढ़ आ रखी है तो वो सारा नज़ारा अपने सामने देख रहे हैं, चैलेंजेस इनके सामने हैं, चुनौतियाँ हैं कि कैसे वो इस बाढ़ से स्वयं को बाहर निकालें, कैसे अपनों को बचाएं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक चुनौती के तौर पे और एक उसमें स्वीकार किया है। ठीक है, और बहुत ही रोमांचक उन्होंने वर्णन किया है। तो ध्यान रखना 1975 आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट ये बनेगा कि जो इस जल प्रलय में है उसमें फणीश्वर नाथ रेणु ने किस समय की बाढ़ का वर्णन किया है। जो आप लोग LT लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो उस तरह से यहाँ पे वो क्वेश्चन बनने की पूरे चांसेस हैं। ठीक है, कि कौन सी वो बाढ़ थी। तो बाढ़ तो वो बिहार मैदानी इलाकों में अक्सर आती रहती हैं, लेकिन इसमें जो वर्णन है वो 1975 की बाढ़ का वर्णन है। ठीक, इसके बाद है जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे। जैसे मैंने बताया कि वो सारी चीज़ों को अपनी आँखों से देख रहे हैं। उस कठिन आपदा के समय की मानवीय विवशता और यातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है उसे जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका और साक्ष्य पत्रिका के नदियों के आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ वहीं से लिया गया है। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा बनते हैं कि NCERT की जो पुस्तकें होती हैं वहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। बीच से कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ऋण जल धन जल उनका रिपोर्ताज है। ठीक है, और उस पुस्तक में मतलब फणीश्वर नाथ की जो पुस्तक थी उसमें किस नाम से ये टॉपिक था, कुत्ते की आवाज़ के नाम से। ठीक है, और पटना की जो बाढ़ थी उसका वर्णन किया था। लेकिन जाबिर हुसैन ने क्या किया, उसको साक्ष्य पत्रिका में नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया है। ठीक है, तो ये वहीं से लिया गया, तो आपको ये ध्यान रखना है, साक्ष्य पत्रिका में था ये। ठीक,
तो अब हम देखो दोस्तों, बहुत वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको पूरा रिपोर्टाज नहीं पढ़ाऊँगी, बस उसका सारांश मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो जहाँ से मुझे लगेगा कि प्रश्न बनते हैं वहाँ पे मैं आपको हाइलाइटेड करके बता रही हूँ, ठीक है। और दोस्तों, यदि आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ अपने जीवन शैली या इस तरह के कुछ ब्लॉगिंग शुरू करती तो शायद अब तक कितने ही लाइक आते, कितने कमेंट आ जाते, कितने व्यूज़ बढ़ जाते। लेकिन मैं यहाँ पर जो है इतना एफ़र्ट देती हूँ, मेहनत करती हूँ दिन रात आप लोगों के लिए कि आपको आपकी कुछ मदद कर सकूँ अपने स्तर से, लेकिन उसी पे आप लोग एक शेयर करने के लिए कंजूसी करते हो, तो ये बहुत गलत बात है दोस्तों। आज शिक्षक दिवस भी है, इसकी मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और इतनी तो गुरु दक्षिणा हमारी भी बनती है कि आप लोग थोड़ा सा शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक। तो आप लोग बाकी तो समझदार हो। खैर, चलिए इसका सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने बाढ़ का सजीव चित्रण किया है। लेखक रेणु जी पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते हैं। हर साल कोसी, पनार, गंगा और महानंदा की बाढ़ से त्रास हजारों लोग यहाँ इसके लोगों की भीड़ तथा बंजर भूमि पर सॉरी यहाँ पे मानव होगा, ठीक है, मानव या फिर जानवर लिखा होगा शायद, ये मिसप्रिंट है। चढ़ते झुंडों से बाढ़ की भयानक स्थिति के बारे में अंदाज़ा लग जाता है। सन 1967 में भयंकर बाढ़ आई थी, तब पूरे शहर मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबरें सुनाई देती रही। लेखक बाढ़ के प्रभाव व प्रकोप को देखने के लिए अपने एक मित्र के साथ निकले। तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासावश एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। शाम के समय 7 बजे लोग पान की दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे। समाचार दिल को दहलाने वाला था कि लगातार बढ़ता जा रहा है। अचानक पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी। केवल लेखक का ही दुख हो रहा था कि सभी लोग बात कर रहे थे कि एक बार पटना डूब जाए तो सब पाप धुल जाएंगे। तो ये है, लेखक अपने फ्लैट में घुसे ही थे कि लाउडस्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी यह ऐलान करती जा रही थी, भाइयों, संभावना है कि रात्रि के लगभग 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, कंकड़ बाग और राजेंद्र नगर में घुस आएगा। आप सब सावधान हो जाएं। रात में देर तक जगने के बाद लेखक सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आती। वे कुछ लिखना चाहते हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। सन 1947 में मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार, जो उस समय का मनिहारी था ना, तब पूर्णिया था, अब कटिहार हो गया है, में बाढ़ आई थी। लेखक गुरुजी के साथ नाव पर दवा, किरोसन तेल, पकाही घाव। देखो यहाँ पे जो कुछ शब्दावली है ना वो आंचलिक शब्दावली है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं वो एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो वो बिहार के पूर्णिया जिले से संबंधित हैं, तो वहाँ की शब्दावली उनकी भाषा में आप लोग देख सकते हैं। जो कुछ शब्द देख रहे हैं बीच में, तो वो उनकी लोकल जो डायलॉग्स है, जो उनकी बोली है, उसके शब्द हैं, ठीक है। फिर है उसके बाद 1949 में महानंदा नदी में भी बाढ़ का कहर बरपाया था। लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उनका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। जब लेखक अपने साथियों के एक टीले के पास पहुंचे तो वहां एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था और लोग मछली भूनकर खा रहे थे। एक काला कलोटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव को दिखा रहा था। अब कहीं पे लोग अपने अपनी स्थिति, मतलब उन्होंने एक जहाँ जहाँ वो जा रहे थे लोगों की मदद करने के लिए, वहाँ वहाँ वो देख रहे थे कि सब लोग अपने कार्यों में व्यस्त थे। लेकिन अचानक किसी को पता नहीं था कि बाढ़ आने वाली है, ठीक। फिर एक बार सन 1967 की बाढ़ में पुनः नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। नाव पर एक सजी धजी टोपी पहन तरीके से घर बैठे कश्मीर का
आनंद लेने के लिए निकली हुई थी और नाव पर ही चाय और नेस्कैफ़े के पाउडर को फिर आगे देख लीजिए। देखिए वैसे इसमें कुछ वैसा है नहीं कि जो आपकी परीक्षा में पूछा जाए, ठीक है। बस वही है कि मैंने आपको जो चीज़ें आगे हाईलाइटेड बताई थी कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, ठीक है। इनकी रचनाएं आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न बनते हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी वैसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को शिक्षक दिवस की आज ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देती हूँ, और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।